क्या उत्तर प्रदेश में ईमानदार अफसरों की जगह दागी अफसरों के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश सरकार? क्या उत्तर प्रदेश के अफसरशाही में खास जाति को तरजीह दी जाती है? ये दो अलग अलग सवाल है, गंभीर सवाल है, लोगों से जुड़े हुए सवाल है, लोग जो उठा रहे हैं वो सवाल है। लेकिन सच क्या है? सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर फजीहत हुई। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की यह फटकार अपने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव के कारण लगी। हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि आखिर अनिल यादव के खिलाफ आपराधिक मुद्दे होते हुए भी उन्हें लोक सेवा आयोग का चेयरमैन सरकार ने क्यों बना दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और पार्टी के बीच भी अफसरशाही में एक खास जाति को तरजीह देने को लेकर तू मैं जारी है। पहले देखिए रिपोर्ट और उसके बाद अपने खास मेहमानों से करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। आखिर अखिलेश सरकार पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? अखिलेश के विवादित सिपा सालार अनिल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अनिल यादव यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं और इन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि यादव के आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद उनकी तैनाती क्यों की गई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास है कि जिस चेयरमैन पद के लिए 82 लोगों ने आवेदन किया था उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। ये तब हुआ जबकि इन 82 लोगों में से अनिल यादव से कहीं ज्यादा काबिल लोग थे। यही नहीं, अनिल यादव का चरित्र प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन एक ही दिन में लेखपाल से लेकर डीएम तक से कैसे करा लिया गया। 83 लोगों की जो लिस्ट है उसमें सबसे अयोग्य उम्मीदवार अनिल यादव हैं। इनके ऊपर आगरा के 4 थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसको छिपाकर इनकी नियुक्ति एक खास जात यादव जात के चयन के लिए की गई है। अनिल यादव पर बड़े सवाल तब उठे जब यूपी पीसीएस के इतिहास में पहली बार प्रश्न पत्र लीक हुआ। यादव के कार्यकाल में हुई कई और परीक्षा भी सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल सिर्फ अनिल यादव का ही नहीं है। अखिलेश सरकार पर एक खास जाति यानी यादवों को तरजीह देने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल राम नाईक लगा रहे हैं। राज्यपाल राम नाईक ने बयान दिया था कि प्रदेश में जाति देखकर नौकरी दी जाती है। इस पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने राज्यपाल पर ही हमला कर दिया। उन्होंने सूची जारी करके दावा किया कि राज्य के 53 प्रमुख सचिवों में से 1 और 21 सचिवों में से सिर्फ 2 यादव जाति के हैं। इसके अलावा 338 आईपीएस अफसरों में से सिर्फ 19 यादव जाति के हैं। समाजवादी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को राज्यपाल पद से हटाकर 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश के आम चुनाव के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, ताकि वो और बेशर्मी के साथ सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर सकें। बहरहाल यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राम गोपाल के इस बयान को राजनीतिक बताते हुए इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बयान राजनीतिक हो या विवाद राजनीतिक, लेकिन फिलहाल तो यूपी में कई सवाल लोगों के दिमाग में तैर रहे हैं। मौजूदा हालात गवाह हैं कि पिछले कुछ सालों में आयोग की विश्वसनीयता भी घटी और गरिमा भी। ये समझने की जरूरत है कि जब छात्रों का ज्यादातर वक्त आयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए बीत रहा है, तो ये छात्र तैयारी कब और कैसे करेंगे। इलाहाबाद से आलोक मालवी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम जावेद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक एंटरप्राइजेस सूर्य प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार। ये काफी गंभीर आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब के पास सबसे पहले जा रहा हूं। वकार साहब, एक तरफ राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में इस मामले पर ठनी हुई है, बिल्कुल आमने सामने हैं आप एक दोनों, और उसके बीच में कोर्ट का आपको फटकार लगाना, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहला सवाल आपने राज्यपाल जी के बयान पर पूछा है, तो उसी पर सुन लीजिए जी कि राज्यपाल जी को जब नियुक्त किया जाता है तो संविधान के अभिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। तो उनको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। जिस संविधान के दायरे में रहकर उनको शपथ दिलाई गई है वो उसी काम को करें, ज्यादा बेहतर होगा। वो यहाँ के ऊपर एक अलग से मुख्यमंत्री के बराबर दूसरे मुख्यमंत्री की भूमिका में आकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को भड़का रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक राज्यपाल को शोभा नहीं देता है और न ही
उस पद पर किसी भी व्यक्ति को रहने वाले को ये शोभा देता है। राज्यपाल ने मैं ये ये क्या समझता बात हूं- कही है वकार साहब जिससे आप बेहद नाराज हैं? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि जब उन्होंने ये बात कही कि यादवों को भर्ती किया जा रहा है, यादवों को नौकरी दी जा रही है, यादवों को अपॉइंट किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी कर दी है। अभी आपने भी बोला कि 338 आईपीएस अधिकारियों में सिर्फ और सिर्फ 19 यादव। एक चीज और बता दूं कि एडीजी 33 है, 0 यादव, एसपी एसएसपी 75 हैं, 10 यादव। तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को भी ये लिस्ट पहले मंगा लेना चाहिए थी और उसका अध्ययन कर लेना चाहिए था कि किस पद पर कितने यादव हैं, कितने आईपीएस यादव हैं, कितने पीपीएस यादव हैं, कितने आईएएस यादव हैं और कितने होना ठीक चाहिए, है। यादवों की तादाद उत्तर प्रदेश में कितनी है। अगर वो इतनी जानकारी करने के बाद, अध्ययन करने के बाद बयान देते तो मैं समझता हूं कि उनकी गरिमा बरकरार रहती और उनका जो बयान था वो झूठ का पुलिंदा न कहलाता। ठीक है वकार साहब, आपकी बात बिल्कुल साफ है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लेकिन उन्होंने जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में अपने आप को देखते हुए उसी तर्ज पर काम किया है जैसे एक विपक्ष के नेता करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले यह तय कर लिया जाए कि वो राज्यपाल हैं या विपक्ष के नेता हैं। वाजपेयी जी, आपका जवाब, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बड़ा गंभीर सीधा हमला करते हुए राज्यपाल पर यह कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। वाजपेयी जी, कोई गंभीर हमला नहीं है, कोई गंभीर हमला नहीं है। आसिम वकार साहब संविधान के अनुच्छेद 163(2) को पढ़ लें। उसमें कहा कि यदि कोई प्रश्न उठता है, कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। नहीं लेकिन वाजपेयी साहब, संविधान का वकार साहब अभी एक बात बोल रहे थे और वही कह रहे थे कि बाकायदा लिस्ट जारी कर दिया हमने। उस सूची को एक सेकंड जी, मैं बता रहा हूं ना जी वाजपेयी जी बोले। आसिम वकार साहब, उत्तर प्रदेश में 5 नौकरियों के आयोग हैं, उनके अब से महीने 2 महीने 3 महीने पहले 5 पर यादव अध्यक्ष थे या नहीं थे, इसको नकार दें। 15 मार्च 2012 के बाद जितनी भी भर्तियां की हैं उनकी सूची जारी कर दें, नाम जनपद। क्यों नहीं करते? वही तो असली घपला है। और अनिल यादव पर इतनी कृपा की है कि संविधान के अनुच्छेद 316 और 319D इसका उल्लंघन करके बनाया है। और जिस व्यक्ति के, मैं तो आरोप लगा रहा हूं सीधे सीधे, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए मर्यादा में रहना पड़ेगा मुझे, कि आपराधिक मामलों में थाने से क्यों कागज फट गए और न्यायालय में क्यों कागज हैं, ये जवाब देंगे क्या? किस लिए किया? और न्यायालय ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि प्रधान से लेकर जिलाधिकारी तक रविवार के दिन, एक दिन में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि मेरा 2 महीने में कलेक्टर सर्टिफिकेट, आगरा का रहने वाला, आगरा में हिस्ट्री शीट, मैनपुरी से कलेक्टर सर्टिफिकेट। आखिर क्या कारण, क्या इन सब चीजों के पीछे? नदीम जावेद साहब, कांग्रेस कहां खड़ी है इस लड़ाई में? फिर क्या यादव को यादव जी के कार्यकाल प्राथमिकता और प्रमुखता दी जा रही है इस सरकार में? आप सहमत हैं या नहीं है? पुलिस की भर्ती में भी ये स्थिति है, जनपद घोषित करें ना। मुझे आपने समय दिया है, मैं केवल विनम्रता पूर्वक 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जी, महत्वपूर्ण बात, हेलो जी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इंस्टीट्यूशन की गरिमा रहेगी, जो संस्थाएं जिस काम के लिए बनाई गई हैं, क्या उनके जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अपनी काम को जिम्मेदारी के साथ करेंगे? अनिल यादव जी पर एक तल्ख टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने की है और उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप है। अनिल यादव में क्या ऐसी विशेषता है कि उनको यूपी पीएससी का चेयरमैन बनाया गया है? और ये बात केवल आज नहीं हो रही है, ये लड़ाई 2013 में जब से वो चेयरमैन बने हैं तब से लगातार चल रही है और इस बात को वहां के छात्रों ने और हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पर उठाने का भी काम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार पूरी तरह से इसको अनदेखी कर रही है, वो चाहे त्रिस्तरीय आरक्षण हो जिसको इन्होंने लागू करने का प्रयास किया था। और आपने ठीक बात कही कि 1936 में इसकी यूपी पीएससी की स्थापना के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि पर्चा लीक हुआ है।
डीजीपी ने कहा कि पर्चा लीक हुआ है और चेयरमैन कह रहे हैं कि पर्चा लीक नहीं हुआ है। बाद में पता चला कि नहीं, पर्चा लीक हुआ है और उसके दोबारा एग्जाम हो रहा है। ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि जाति के विशेष के लोगों को मौका दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, पूरे भारत में ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने रोल नंबर तो दिया है लेकिन नाम नहीं दिया है। क्योंकि नाम अगर लिख जाएगा और नाम जारी हो जाएगा तो सच्चाई का पता देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को चल जाएगा। आप तीनों ने जो बात कही, कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बात कर लूं, एक महत्वपूर्ण बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय वाजपेयी जी से कि लोकसभा के चुनाव के समय इलाहाबाद में अल्लाहपुर के रामलीला ग्राउंड में राजनाथ सिंह जी ने पब्लिक मीटिंग में इलाहाबाद के छात्रों के सामने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे सीबीआई से और इनको सस्पेंड करवाएंगे। सिद्धार्थ नाथ सिंह के प्रवक्ता है, उन्होंने वायदा किया था और आज भारतीय जनता पार्टी वायदा खिलाफी करने का काम केंद्र में सरकार बनने के बाद कर रही है। ये सपा की और भाजपा की मिली भगत दिखाई देती है। आप सबकी बात हमने ध्यान से सुनी। एक चौथे गेस्ट और हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, सूर्य प्रताप सिंह। सरकार से काफी नाराज हैं, रेजिग्नेशन दे चुके हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन इनके साथ मैं इस समस्या की जड़ में जाना चाहता हूं, चाहे राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार का झगड़ा हो, चाहे कोई और झगड़ा हो। वाजपेयी जी आपके पास आता हूं। सूर्य प्रताप सिंह जी, मूल जो मसला है वो ये कि एक लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने और समाजवादी पार्टी ने भी की है, और पार्टी का ये कहना है कि इसमें आप बिल्कुल साफ साफ देख लें, इसमें जितनी संख्या यादवों की होनी चाहिए उससे कम है। क्या ये ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट आंकड़े सामने रखे गए हैं या सच्चाई कुछ और है? देखिए, मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही सरकार की आलोचना या विरोध में खड़ा हूँ जी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जाति को संविधान ने भी मान्यता दी है, तो जाति कोई बुरी चीज नहीं है। जाति खाली वहीं पे बुरी चीज है जब संविधान भी ये कहता है कि जहाँ जातियों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, यानी किसी जाति विशेष को लाभ दिया जाए और किसी जाति का विरोध किया जाए, वहां तक बस वहां मनाही है संविधान में। वैसे तो जाति में ओबीसी का कोटा फिक्स किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा फिक्स किया है, तो संविधान में जातियों को मान्यता दी है। मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए, कोई भी लिस्ट जारी की गई हो उस पर मैं टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक जो लोग हैं वो टिप्पणी करें। मैं कुछ तथ्यों के आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सरकार ने 7 जून 2002 को एक मैंडेट दिया जी। होम डिपार्टमेंट ने जियो जारी किया और जियो के हिसाब से 50% जो पोस्टिंग है एसएचओज की, जो स्टेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी जो पुलिस स्टेशन में जो पोस्टिंग है उसमें 50% जो पोस्टिंग होगी वो जनरल कैटेगरी की होंगी। देखिए, ये उन्होंने लिखा है। स्पेसिफिकली ये बताइए कि यादवों के पास कितने पद होने चाहिए और कितने हैं? अब मैं आपकी 1 मिनट में पूरी बात खत्म कर देता हूं और मैं नियम कानून की बात करूंगा, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा। 21% शेड्यूल कास्ट को, 2% शेड्यूल ट्राइब को, 27% ओबीसी को मिलना चाहिए और ओबीसी को 27% में ये भी कहा गया इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, ये भी लिखा है उसमें जियो में। आज की परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए? 1447 थानों में जनरल कोटा के 724 एसएचओ होने चाहिए। आज की डेट में कितने हैं? वो है 597। एससी के कितने होने चाहिए? 303। आज की डेट में कितने हैं? 120 और 1 एसटी का है। अब आप देखिए, जो ओबीसी के हैं, ओबीसी के कितने होने चाहिए थे? वो कैटेगरी देख लीजिए कि ओबीसी के कितने होने चाहिए। ओबीसी के जो कैटेगरी है उसमें परसेंटेज देख लीजिए, 27% होना चाहिए। 27% के हिसाब से आप देखें 420 के जो 420 ओबीसी होने चाहिए। यस, आज ओबीसी के कितने हैं उसमें? 614। ये 420 होने चाहिए लेकिन 614 है। नहीं, 720 नहीं कर रहे, 720 नहीं कर रहे, 420 होने चाहिए, उससे कहीं ज्यादा ओबीसी के 614 ओबीसी और एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। वकार साहब, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, तो मेहरबानी करके 614 ओबीसी के और 102 माइनॉरिटी के हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं आयोग यहां से मैं लेके जाता हूं कि जो जियो आपने जारी किया सरकार ने, उस जियो का ही पालन नहीं हो रहा। दूसरी बात आप आइए
एक जनपद की दृष्टांत देता हूं मैं, वो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए वकार साहब आपसे मैं जवाब चाहता हूं, क्योंकि वो तो सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट की कॉस्ट पे और जनरल कैटेगरी की कॉस्ट पे इन आंकड़ों के मुताबिक यादवों को कहीं ज्यादा संख्या में नौकरियां दी जा रही हैं। इन आंकड़ों से ये साफ है, ये आंकड़े सबके सामने है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, आरटीआई का जवाब है। वकार साहब, आपने जो लिस्ट जारी की वो उन लोगों की है जो कि यूपीएससी से होते हैं, केंद्र से होते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ के ना पांव होते हैं ना पर होते हैं। झूठ ना बहुत दूर चल सकता है ना बहुत देर तक उड़ सकता है, वो खुल जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी एसपी सिंह साहब ने जो बात कही उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो पुलिस उपाधीक्षक के पद हैं वो हैं 459 इसमें यादवों के पास है। ये एसएचओ की बात हो रही है, एसएचओ की बात हो रही है। जनपदीय पुलिस उपाधीक्षक भाई आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति तो आप एक उनमें संख्या बढ़ा नहीं सकते ना एक लिमिट के आगे। जो आप नियुक्तियां कर रहे हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं वहां पर सब कुछ है। बात लिमिट की नहीं हो रही है। देखिए अब मैं आपसे एक बहुत जेन्युइन और एक जायज सवाल उठाने जा रहा हूं जी, कि अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष, आपको नहीं कह रहा हूं, विपक्ष को कह रहा हूं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो मैं समझता हूं कि क्या कल को यह सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा कि कल अगर कोई ठाकुर मुख्यमंत्री बनता है तो वो अगर किसी ठाकुर एक जेन्युइन एक अच्छे ठाकुर को अपॉइंट करता है तो दूसरे लोग सवाल उठा देंगे। कल कोई ब्राह्मण अगर आता है तो ब्राह्मण का सवाल उठ जाएगा, कोई बैकवर्ड आता है तो बैकवर्ड की पोस्टिंग नहीं होने दी जाएगी, कोई दलित आता है तो दलित की पोस्टिंग अगर करता है तो उसको सवालों के घेरे में वाजपेयी जी जवाब देना चाह रहे हैं, वाजपेयी जवाब देना चाह रहे हैं। इससे बेहतर तरीका ये होता है कि जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो किसी जाति से हो, उसकी जाति ना देखकर उसका खाली काम करने का तरीका और उसको इस नजर से देखना चाहिए कि ये एक अच्छा अधिकारी है, ये काम कर रहा है, इसको होना चाहिए। पहले वाजपेयी जी और उसके बाद मैं नदीम साहब के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी, आसिम वकार साहब ने कहा है कि काम देखना चाहिए। एक लाइन में उत्तर है, काम उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के रूप में दिख रहा है। आदरणीय नदीम जावेद जी ने जो बात कही है मैं उससे 100% सहमत हूं। उन्होंने बहुत तथ्यात्मक बात कही है। एक बात उन्होंने कही, सहमत मैं उससे भी हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के चुनाव की सभा के बयान का हवाला दिया है। मैं इतना ही खाली कहना चाहता हूं, हो सकता है वो तथ्य उनके संज्ञान में ना हो। सीबीआई जांच के बारे में सामान्य प्रावधान यह है कि या तो राज्य सरकार रिकमेंड करेगी या कोई माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेगा, तभी सीबीआई जांच हो सकती है। ये ठीक है कि उन्होंने कहा था, ये तथ्य भी संज्ञान में ला रहा हूं। और मेरा मत यह है कि जो परिस्थिति न्यायालय में इस वक्त है, निश्चित तौर पर सीबीआई जांच का आदेश होगा। इसका मुझे न्याय पद्धति पर भरोसा है और लंबा समय नहीं लगेगा। यादव सिंह पर सीबीआई जांच का आदेश हुआ, मैं सरकार की बात कहना चाह रहा हूं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपने सरकारी वकील को निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट को, मेहरोत्रा साहब को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया सीबीआई जांच का। इतना बड़ा घोटाला क्यों जा रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट में? एक तरफ समाजवादी पार्टी का कहना यह था कि घोटालों को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 3 माह में आयोग बनाएंगे। 3 साल बीत गया, आयोग बना नहीं। एक यादव सिंह पर फैसला हाई कोर्ट का मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कथनी और करनी का अंतर नहीं है। जी नदीम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। नदीम साहब, नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने वायदा किया था, लेकिन शायद उनको यह पता नहीं था कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो चेयरमैन है यूपी पीएससी के, उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से उनके कदाचार की इंक्वायरी करा सकती है और कराने के बाद अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको डिसमिस कर सकती है। लेकिन भारत सरकार ने लोकसभा के चुनाव के पहले जो वायदा किया था इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में और उत्तर प्रदेश के छात्रों और नौजवानों के साथ जस्टिस को लाने में, भारत सरकार भी नहीं कर रही है। आखिरी 30 सेकंड सूर्य प्रताप सिंह जी आपको दे रहा हूं, कुछ ऐसे आंकड़े जो सोचने को मजबूर करते हैं।
इसमें ऐसा नहीं है नदीम भाई, नदीम जी। अच्छा, वाजपेयी जी बात इसमें पूरी यह है करें कि कोई व्यक्ति भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को प्रत्यावेदन देगा, गृह मंत्रालय उसको परीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति जी को संदर्भित करेगा, राष्ट्रपति जी सहमत होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को देंगे और तब उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रत्यावेदन इस संबंध में तैयार है। अगले 2-3 दिन में गृह मंत्रालय में जाने वाला है। इतने कागज मिल गए हैं मुझे कि अगस्त का महीना बहुत भारी पड़ेगा अनिल यादव जी के लिए। मैं इतनी बात आज यहाँ कहना चाहता हूँ। आप सबको रोक रहा हूँ। अंत में सूर्य प्रताप सिंह जी जल्दी से कुछ आंकड़े। बात जोड़ना चाहता हूँ कि समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त। अगर लोकसभा के चुनाव के समय 1 साल लग गया इसको भारतीय जनता पार्टी को करने में, चुनावी वायदा था, हजारों छात्रों नौजवानों के साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और उसमें अरे साहब, बहरहाल आप सबको रोक रहा हूँ, समय समाप्त हो चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी सोचने की जरूरत है और जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि जो केंद्र की तरफ से नियुक्तियां की जा रही हैं उसकी सूची जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हैं पिछले 1-2 साल के अंदर उनके डिटेल्स जारी करें, ये बीजेपी का सवाल है। लेकिन इस बीच खनी हुई है सीधे सीधे राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच। इस मसले पर मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में हम और बात करने वाले